Hello my dear friends and scholars, welcome back to all of you once again to your own channel Anand, the Law Concept ATLC. Friends, today we are going to discuss one more important topic from the criminology, and that is the schools of the criminology. And the most important schools which we are going to discuss, that is pre-classical school of criminology. Next one is the classical school. Third one is the neoclassical school. Fourth one is positive school. Fifth one is clinical school of criminology, and sixth is psychological school of criminology. And the last but not the least, control theory of crime. Under these heads, we will discuss the whole school of criminology in a single lecture. First of all, we have to deal with the introduction part, that why we need to go through the different kinds of schools in the criminology. So शुरुआत हम प्रिमिटिव सोसाइटीज से करते हैं, बहुत पुराने जमाने से. उस टाइम द ह्यूमन थिंकिंग इन दोज डेज वाज प्रीडोमिनेटेड बाय द रिलीजियस मैस्टिसिज्म. कई सारे के मिथ थे और ह्यूमन कंडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ले जाकर के हर एक बात रिलीजियस थिंग से जोड़ दी जाती थी. इवन अ सिंगल एक्ट ऑफ द ह्यूमन इज कंसीडर्ड एज द रिलीजियस एक्ट. और इसीलिए कई सारे मिथ, कई सारे सुपरस्टिशंस समाज में पनप चुके थे. In those days, little attention was given towards the motive, environment and the psychology offender in the causation of the crime. क्राइम क्यों हुआ, कैसे हुआ? आजकल हम लोग जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो कई सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इन द प्रिमिटिव सोसाइटीज मोटिव से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था. जो अफेंडर है वो जिस समाज में पनपा है वहां पर क्या इन्वायरमेंट था, इससे भी उस टाइम के लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं था. लेना देना जिससे था वो था कि हर एक कृत्य धार्मिक कृत्य है, मतलब धर्म से जोड़ दिया जाता था. अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कई सारी चीजें क्या कहते हैं डेविल से, क्या कहते हैं राक्षस प्रवृत्तियों से भी जोड़ दी गई, जो कि समाज में पनप ही नहीं रही थी. लेकिन साइंटिफिक मेथड्स डेवलप ना होने के कारण, साइकोलॉजी का उदय ना होने के कारण इस प्रकार से, जिसको आज की तारीख में हम क्या समझते हैं ये एक निम्न स्तरीय कार्य है, उसको भी समाज में पनप रहा था. ठीक, तो लिटिल अटेंशन वाज डिलीवर्ड टुवर्ड्स द मोटिव, एनवायरनमेंट एंड द साइकोलॉजी ऑफेंडर्स. डेफिनेट प्रिंसिपल्स कोई नहीं थे कि भाई कैसे जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा. ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट का हालांकि प्रावधान था, लेकिन जो पनिशमेंट का प्रावधान माना जाता है वो आर्बिट्रेरी था, मतलब कि मनमाने ढंग से किया जाता था और काफी हद तक इर्रेशनल था. जब मैं भी आपको पनिशमेंट टेंडेंसीज बताऊंगा कि किस प्रकार के पनिशमेंट्स दिए जाते थे उस टाइम में, तो आप जानकर हैरान होंगे और आपको कई सारे चीजें पहले से पता भी हैं. क्रिमिनल जस्टिस का कोई एक डेफिनेट प्रिंसिपल नहीं लेकर के चल रहे थे कि कैसे हम जस्टिस समाज में देंगे, कैसे कोई ऑफेंडर है उसको भाई उसका भी पक्ष सुना जाना चाहिए, कैसे सुना जाना चाहिए. आज जब नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, 3 प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम में ये सारी चीजें नहीं हो रही थी. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो मानव सभ्यताएं बसी और ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस में भी क्या हुए, चेंजेस प्रोड्यूस हुए. उन चेंजेस के द्वारा जो मॉडर्न सोसाइटीज आती गई, उनका अटेंशन सोसाइटी, साथ ही साथ सर्टेन सोशल रिलेशंस, समझिएगा एक एक शब्द अभी एक एक स्कूल में मायने रखेगा. सोशल रिलेशंस took up the cause of the criminals and devoted to their क्या कहते हैं attention to analyze the crime causation. जैसे जैसे समाज ने प्रगति किया वैसे वैसे थिंकिंग में भी चेंजेस आई और क्रिमिनोलॉजिस्ट ने भी अपने सोचने के नजरिए में परिवर्तन किया. और परिवर्तन क्या किया कि क्राइम का क्या कॉजेशन है, ये बात हम नए नजरिए से देखें, सोशल रिलेशंस में जाकर के वो देखने लगे. दिस फाइनली लेड्स टू द इमर्जेंस ऑफ द क्रिमिनोलॉजी as a branch of knowledge through the development of the different schools of the criminology. और इस प्रकार कई सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट अपनी अपनी राय लेकर के आने लगे और डिफरेंट स्कूल्स का उदय होता है.
यहीं से आप समझ सकते हैं। अब जब हमारी थिंकिंग बढ़ गई, ह्यूमन समझने लगा कि चीजें क्या हैं, इतनी सरल भाषा में उसको धर्म से जोड़ देना उचित नहीं है, तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर्स मिलकर के काम करते हैं तब एक पर्सन क्रिमिनल एक्ट करता है या डेविएंट बिहेवियर करता है। अभी आपको मैं आगे सारे शब्दों का मतलब बताता हूं। तो दीज हेट्रोजीनियस फैक्टर्स नोन टू बी एसोसिएटेड विद क्राइम एंड क्रिमिनलिटी नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अभी तक कोई एक सिस्टमैटिक, कोई एक डेफिनेट प्रिंसिपल हम लोग नहीं फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम साइकोलॉजिकली सोशियटल फॉर्म में डेवलप हुए, उस प्रकार हमको जरूरत पड़ी कि क्यों ना हम इस चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। इंटीग्रेटेड मीन्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी थ्योरी, सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशंस इन द कॉजेशन ऑफ द क्राइम्स को बढ़ावा मिला। अभी तक क्या था, अनसिस्टमैटिक चल रहा था। अभी हम आपको बताएंगे क्लासिकल्स में, प्रिमिटिव सोसाइटीज में कैसी चीजें हो रही थी, प्री क्लासिकल में भी बताएंगे। पहले ये इंट्रोडक्शन पार्ट। द साइंटिफिक मेथड ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर आर स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थ्योरीज एंड दीज थ्योरीज लेड टू द डिफरेंट स्कूल्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल ऑफ द क्रिमिनोलॉजी की, तो देखिए कई सारे अटेम्प्ट किए गए, रैशनल भी किए गए, इरैशनल भी, कि क्राइम को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। एंड लार्ज नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन प्रोपाउंडेड फैक्टर्स सच एज इविल स्पिरिट, sin, disease, hereditary, economic, maladjustment, etc. have been put forward either singly or together to explain the deviant behaviors। देखिए हुआ क्या कि केवल एक फैक्टर्स को ना लेकर के जब हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़े तो हमने कई सारे फैक्टर्स को इकोनॉमिकल ले लिया। भाई किसी के पास पैसा नहीं है, वो चोरी करने जा रहा है, अपनी बेसिक नीड्स नहीं है, कोई इंफीरियरिटी की फीलिंग्स लेकर के आ रहा है। कई सारे क्रिमिनल्स इस भावना से भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं कि वो किसी भी थर्ड पर्सन से इंफीरियर फील कर रहे होते हैं। सेक्सुअली ओरिएंटेड, लस्ट ओरिएंटेड, ये प्रकार के लोग भी क्रिमिनलिटी में लीड रोल प्ले किए हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि कई सारी थ्योरीज आई जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड करके हमने कॉजेशन ऑफ क्राइम और क्राइम को डिफाइन करने के लिए आगे कदम रखे। डेविएंट बिहेवियर का ये मतलब होता है कि अगर आपको कहीं भी डेविएंट बिहेवियर लिखा हुआ मिलता है तो उसका आप मतलब यही समझिएगा कि द बिहेवियर विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, या फिर जो रूल्स रेगुलेशंस सोसाइटी के द्वारा बने हुए हैं उससे ना होकर कि वो डेविएट होकर बिहेवियर कर रहा है। जैसे हमको समाज में सभ्य तरीके से रहना चाहिए, दिस इज अ सोशल नॉर्म। कोई असभ्य हो रहा है मतलब कि वो डेविएंट बिहेवियर कर रहा है जो कि आपकी सोसाइटी से अलग हो रहा है। ये बात समझिएगा। और इस प्रकार हमने केवल एक फैक्टर्स को ना लेकर के, जो कि अभी आप देखेंगे प्री क्लासिकल में भी सिंगल फैक्टर पे ही हम बात करते रह गए, न्यू क्लासिकल में भी हम सिंगल फैक्टर पे बात करते रह गए। इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट स्टेज चालू हुआ और हमने कई सारे फैक्टर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सारी चीजों को मिला करके क्राइम कॉजेशन में इसका अटेम्प्ट माना। Therefore, crime can't be said that it is emerged from a single factor। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कॉजेशन ऑफ क्राइम में क्या कहते हैं स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में, सबसे पहले प्री स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। तो ये बात उस समय की है जब 17वीं 18वीं शताब्दी का पीरियड चल रहा था। यूरोप में रिलीजन का डोमिनेंस था। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। स्टेट एक्टिविटीज में रिलीजन शब्द का या रिलीजियस थिंग्स का क्या था, बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। चर्च बिल्कुल अथाह स्थिति में था कि वो हर एक एक्ट को क्या कर रहा था, गवर्न कर रहा था। साइंटिफिक मेथड्स रिगार्डिंग द क्राइम वर येट अननोन। साइंटिफिक मेथड अप्लाई ही नहीं किए जाते थे। अप्लाई क्यों नहीं किया जाता था, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड्स अभी तक अननोन थे कि उसको क्रिमिनोलॉजी में हम अप्लाई कर सकें। ये बात समझिएगा। ठीक है, जनरली बिलीव दैट अ मैन कमिट्स अ क्राइम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट। यही इस स्कूल की जान है, प्री क्लासिकल की, कि जो भी मनुष्य कर रहा है वो किसी ऐसे एक्सटर्नल स्पिरिट के
इन्फ्लुएंस में कर रहा है, अर्थात वो उस पर कोई दैवीय शक्ति ने या क्या कहते हैं जिसे राक्षस प्रवृत्ति ने धारण कर रखा है, ये एक्ट उसका न मान करके किसी आत्मा का एक्ट माना जा रहा था। ठीक, जिसे एक्सटर्नल स्पिरिट को हमने डेमन भी कहा या डेविल भी कहा। तो क्या मतलब हुआ कि रॉन्गफुल एक्ट नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन फ्री विल, शब्दों पे गौर कीजिएगा कि जो भी कोई कार्य किया है रॉन्गफुल एक्ट, वो अपना नहीं है उसका, ना ना ना, फ्री विल से नहीं किया, दैट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल सुपर पावर। अब वो सुपर पावर अच्छा काम किया तो गॉड का नाम दे दिया, गलत काम किया, डेविएंट बिहेवियर किया तो हमने उसको डेविल का नाम दे दिया कि भैया मनुष्य के अंदर दैव भी है और राक्षस भी है। ये बात समझिएगा। पनिशमेंट की जो प्रक्रिया इस पीरियड में अपनाई जा रही थी वो क्या थी? वर्शिप्स, सैक्रिफाइसेस, ऑर्डियल्स। कि मतलब आपने कोई मान लेते हैं रॉन्गफुल एक्ट हो गया तो आपसे कह दिया जाएगा आप पूजा पाठ करें। सैक्रिफाइस करवाया जाता था, ऑर्डल्स करवाया जाते थे। ऑर्डल्स का क्या मतलब है? आग पे चला दिया गया, अगर आप नहीं जले मीन्स आप सही हैं। पानी में फेंक दिया गया, आप बच गए मतलब कि आप सही हैं, अगर आप जीवित आ गए तो। इस प्रकार से चीजें, ठीक, जलता हुआ खौलते हुए पानी में आपको हाथ डाल दिया गया, आपको कुछ नहीं हुआ मीन्स यू आर टू। तो ये इरैशनल मीन्स थे भाई। आज हमारे पास आईईए एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट है जिसमें आप प्रूफ देते हैं। उस टाइम ये प्रूफ का कारण नहीं था कि उनको बुला लो फलाने गवाही दे देंगे, ना ना, आपके ऊपर एलिगेशंस लगा, आपको प्रूफ करना है तो आपको ऑर्डर्स के माध्यम से, जैसे जीओटी देखा होगा तो तलवार लड़ाते थे। बैटल वाज वन ऑफ द क्या कहते हैं मेथड इन द प्री क्लासिकल स्कूल्स कि भैया बैटल किया जाता था, जो जीतेगा इसका मतलब वो सही है, वो ऑफेंडर नहीं है। इस प्रकार से चीजें कहां से सही हैं? ये तो इनह्यूमन चीजें घट रही थी उस पीरियड में, ठीक है। ये बात भी आप समझ गए होंगे। द राइट ऑफ द सोसाइटी टू पनिश द ऑफेंडर वॉज हाउ एवर वेल रिकॉग्नाइज्ड। क्या कारण था इस बात पे तो फोकस बाद में किया गया, लेकिन पनिशमेंट देने का तरीका वो बहुत बेहतरीन रखा गया था, ठीक। अच्छा, जो हमारी सबसे पुरानी मान्यता है पनिशमेंट को लेकर के वो यही है कि सामने वाले के मन में भय बैठाल देना। जो अन्य लोग हैं उनके मन में क्या बैठ जाए? भय बैठ जाए, ताकि उनमें से कोई बाद में विद्रोह ना करे या फिर उस प्रकार का एक्ट ना करे जैसा कि डेविड जिसको वो पनिशमेंट दिया जा रहा था। द ऑफेंडर वॉज रिगार्डेड एज एन innately depraved person who could not be cured only by torture and pain। ये माना जाता था कि जो भी ऑफेंडर है अब उस पर दैवीय शक्ति है, भाई अच्छा काम किया तो अच्छा का गॉड है, अन्यथा शैतान है, तो उसको पेन दे करके ही हम सुधार सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, शब्दों पे गौर कीजिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन स्पेशली थ्रू ऑर्डर्स वाज इन्वेल्ड इन एंशिएंट इंडिया एज वेल। जो हमारा भारत का इतिहास है उसमें भी आप देखेंगे, रामायण देखिए, मां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इस प्रकार के कई सारे एक्ट्स हैं जो कि आप इंडिया में भी ट्रेस करेंगे तो पाएंगे कि सत्य के लिए, आपको सत्य साबित करने के लिए या फिर अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए, या मैं ऑफेंडर नहीं हूं, आपको ऑर्डर्स का माध्यम अपनाया जाता था जिसमें आपका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता था। जहर पिला दिया जाता था, सांप से आपको डसा दिया जाता था कि बच गए तो मतलब सही बोल लो, ऑफेंडर नहीं हूं। These practices appear to be most irrational and inhuman। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारी चीजें इनह्यूमन है, इवन बारबोरियस तरीके से हैं। ये आपको कहीं लग रहा है कि सभ्य समाज में ये चीजें होंगी? नहीं होंगी। खैर चलिए, यहां तक आपको बात मतलब समझ में आ रही है। लेकिन जो क्रिश्चियन कंट्रीज थे वहां पर ये सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेट कर रही थी। हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सब में भी थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी जितना कि क्रिश्चियन कंट्रीज में था। ये बात भी आपको ध्यान रखना रखिए। द रोमन कंप्लीटली इग्नोर्ड द सिस्टम ऑफ ऑर्डर्स। इस मामले में अगर हम रोमन सभ्यता की बात करें तो उन्होंने ऑर्डर्स की पूरी चीज को खारिज कर रखा था कि वो नहीं करते हैं, वो ऑर्डर्स में भरोसा नहीं रखते थे। इवन जो इस्लाम है उसमें कुरान में भी ऑर्डर्स फॉरबिडन है। अगर जो लोग इस्लाम के जानकार हैं उनको ये बात पता होगी।
The validity of the trial by the orders was questioned even by the ancient authorities. जहां पे ऑर्डर्स मतलब अग्नि परीक्षाएं, पानी में डाल दिया, बच गए, ये सारी प्रैक्टिसेस जहां हो भी रही थी वहां भी लोग इस पर क्वेश्चंस उठा रहे थे, लेकिन जो डोमिनेटिंग सोसाइटी थी वो इसको जाने नहीं दे रही थी। जैसे कि भारत में क्या हुआ, साइंटिफिक मेथड्स माना क्रिश्चियन कंट्रीज में ज्यादा था ये ऑर्डर्स वगैरह, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप भी कर गए। हमारी डेवलपिंग जो रफ्तार थी, जो स्पीड थी, वो क्रिश्चियंस की अपेक्षा कम थी। तो अर्थात जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में एडवेंट हुआ, वो आते हैं यहाँ पर, तब तक वो डेवलप वगैरह हो चुके होते हैं, हमसे ज्यादा डेवलप हो चुके होते हैं। लेकिन इंडिया में ऑर्डर्स की अभी भी स्थिति वैसे ही बनी हुई थी। तो उन्होंने ब्रिटिश रूल में जब इंडिया में क्या कहते हैं पीनल लॉज वगैरह बने, तब ये इरेशनल प्रैक्टिसेस को बाइफर्गेट मतलब प्रोहिबिट किया गया। अब हम अगर दूसरे स्कूल की बात करें, द क्लासिकल स्कूल, तो इस समय को मान लीजिए जिस टाइम इस स्कूल का उदय होता है, मतलब जब थ्योरीज आती हैं इस स्कूल को लेकर के, वो 18वीं शताब्दी थी, 18th सेंचुरी थी। मेन प्रोपाउंडर बेक्कैरिया थे, जिनका फेमस वर्क है, जो एक किताब है उनकी, एसेज ऑन क्राइम्स एंड द पनिशमेंट। ये उनकी बेहतरीन किताब है जिसमें क्लासिकल स्कूल का हम एक व्यापक रूप देखने को मिलते हैं। जो प्री क्लासिकल स्कूल है उसमें ऐसा माना गया था कि जो राक्षस आत्माएं हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, वो हर जगह पे सर्वत्र व्याप्त हैं। बेक्कैरिया ने इसी बात को ओमनीपोटेंट ऑफ द इविल स्पिरिट थ्योरी को नेग्लेक्ट किया, रिजेक्ट कर दिया। कहा कि नहीं, बुरी आत्माएं हर जगह व्याप्त हैं, आप काम बुरा करेंगे तो आपको बुरी आत्मा का क्या कहते हैं जिसे साया है वो कह देना गलत बात होगी। और उन्होंने इस आइडिया को पूरा एकदम से खारिज कर दिया और उन्होंने प्रोपाउंड किया नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिमिनलिटी। एक थ्योरी को उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया, और एक नई थ्योरी को उन्होंने प्रोपाउंड किया। He emphasized on the mental phenomena of the individual. उन्होंने इंडिविजुअल के मेंटल फिनोमिना पर जोर दिया एंड एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द फ्री विल ऑफ द इंडिविजुअल। और उन्होंने कहा कि जो भी ह्यूमन कर रहा है वो किसी आत्मा या फिर किसी दुष्ट आत्मा का साया नहीं है, बेसिकली वो अपनी इच्छा से कर रहा है, बिल्कुल फ्रीली एक्ट कर रहा है। ये उनका फ्री विल थ्योरी कौन दिया, बेक्कैरिया ने दिया। ये बात आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, बेक्कैरिया किससे इन्फ्लुएंस थे, तो ये बेंथम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से, पेन एंड गेन वाला जो सिस्टम है उससे ये काफी ज्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। आपसे कभी पूछ सकता है या आपको बताना है तो आप बता सकते हैं कि ये चीजें कहां से इन्फ्लुएंस्ड हुई थी। ये बात आपको मैंने बता दिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी। अब अगर हम बात करें तो क्लासिकल स्कूल का मेन टीनेंट्स क्या था, तो बेक्कैरिया ने क्या अजम्पशन किया, इंडिविजुअल पे फोकस किया। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट एन इंडिविजुअल कैन कंट्रोल ऑन हिज कंडक्ट्स, मतलब जो भी वो कंडक्ट कर रहा है उस पर उसका कंट्रोल है, बाय एक्सरसाइजिंग हिज पावर ऑफ विल एंड माइंड। जैसी उसकी इच्छा है, जो दिमागी शक्ति है, मतलब जो हम लोग अपना किसी भी कार्य करने के लिए बौद्धिक शक्ति का उपयोग करते हैं, उसको वो यूज कर सकता है, और जो भी एक्ट कर रहा है वो उन्हीं का है। द फियर ऑफ पनिशमेंट कैन ब्रिंग अ चेंज इन ह्यूमन विल। और अगर कोई गलती से भी कार्य कर रहा है या किसी ने कुछ ऐसा कार्य किया जो कि ऑफेंस के तहत आया, उसको पनिश करने से समाज में एक भय फैलेगा कि अगर ये काम किया तो ये पनिशमेंट मिलेगा। इस थ्योरी को उन्होंने किया और कहा कि पनिशमेंट देने से क्राइम कम होगा। बहुत साधारण शब्दों में उन्होंने ये बात कही, लेकिन क्या ये बात सत्य है या नहीं ये आप भी जानते हैं। रेप के लिए आज भी सजाएं हैं, पहले भी सजाएं थी, क्या रेप कम हो गया? डकैती पहले भी होती थी, होती रही, अभी भी होती है। थेफ्ट अभी भी होता है, होता रहेगा जब तक कि सोसाइटी है। तो क्या सिर्फ पनिशमेंट इस बात का पुष्टिकरण कर सकता है कि पनिशमेंट देने से लोगों में अपराध नहीं होगा? इवन वेस्टर्न कंट्रीज में ले लीजिए, खाड़ी देशों में ले लीजिए, वहां पर तो पनिशमेंट देने के बहुत बढ़िया प्रावधान है। क्यों नहीं वहां पे क्राइम खत्म हो गया?
तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, सो टू कंसीडर अ सोसाइटी अ क्राइमलेस इज अ मिथ। आप सिर्फ रेट को कम कर सकते हो, क्राइमलेस सोसाइटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्रिमिनोलॉजिस्ट स्टिल इन द क्लासिकल स्कूल could never think that there can be something like a क्राइम कॉजेशन। अभी भी इनका यह मानना नहीं था कि कुछ क्राइम करने के पीछे कोई अन्य कारण हो सकता है, कोई परिस्थितियां हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल तरीके हो सकते हैं। पहला स्कूल है, उसने कह दिया आत्मा का वास है, तब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है। अब ये आ रहे हैं, ये कह रहे हैं फ्री विल है, जो भी कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है इस बात पे कोई फोकस नहीं कर रहा है अभी भी। The preponderance of this school considered prevention of crime more important than punishment for it। लेकिन साथ ही साथ इनका यह भी मानना था कि अगर पनिशमेंट की स्थिति तो तब आ रही है जब कोई क्राइम कर दे रहा है, लेकिन उससे पहले अगर प्रिवेंट किया जा सकता है तो भी, इसीलिए ये पनिशमेंट दे रहे थे कि ताकि दूसरे लोग क्या ना करें, वही ऑफेंस दोबारा ना करें, ठीक। Advocates of the classical school supported the right of the state to punish the offenders in the interest of the public security। पब्लिक सिक्योर रहेगी, इसलिए जिसने गलत किया उसको इन्होंने पनिशमेंट दे दिया, ठीक है। अच्छा, पनिशमेंट उतना ही होना चाहिए जितना उसके एक्ट से किसी को नुकसान हुआ। इस थ्योरी में यह बात भी लिखी गई थी, जितना भी उसने एडवांटेज लिया है उस हद तक का ही आप उसको पनिशमेंट देंगे, उसके ऊपर का पनिशमेंट नहीं, मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए जो उसने सामने वाले को एक तरीके से लॉस पहुंचाया हो। इस स्कूल के पिटफॉल्स की बात करें तो ये थ्योरी अपने आप में ही कुछ हद तक जाकर के गलत साबित हो गई। जैसे अब्स्ट्रैक्ट प्रिजम्पशन था, कोई साइंटिफिक प्रिजम्पशन नहीं था ये कि फ्री विल एंड रिलाइड सोलली ऑन द एक्ट क्राइम, मतलब जो व्यक्ति कर रहा है उस पर ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है विदाउट डेविएटिंग एनी अटेंशन टू द स्टेट ऑफ माइंड। जो क्राइम किया उसने उस पर ज्यादा फोकस है कि इसने मर्डर किया, ठीक है, ये नहीं कि उसने क्यों किया, किस अवस्था में किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इन बातों पे फोकस हमारा नहीं रहा अभी भी, यही इसका पिटफॉल रहा। एक चीज और इस स्कूल में गड़बड़ था कि इक्वल पनिशमेंट का प्रावधान था। इक्वल पनिशमेंट फॉर द व्हाट, जो फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर है और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है। जैसे किसी को चोट पहुंचाना, मैंने एक थप्पड़ मारा, किसी ने ऐसा मारा कि खोपड़ी खुल गई, तो बोथ हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंस ना, तो इसके लिए पनिशमेंट भी अलग स्तर से होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की इसमें कोई भी प्रावधान नहीं था। चोट की गई आपको पनिशमेंट मिलेगा। द थर्ड वन इज अ नियो क्लासिकल स्कूल। नियो क्लासिकल स्कूल की अगर हम बात करें तो ये पहला स्कूल है जिसमें जो जजेस पनिशमेंट देते थे उस पे उन्होंने सेक्स, एज, मेंटल कंडीशन एक्सेट्रा को कंसीडर करना आरंभ किया। अभी तक इन सारी चीजों को हम कंसीडर नहीं करते आ रहे थे, ठीक। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ऑफेंडर्स सच एज माइनर, इडियट, इनसेन और इनकम्पिटेंट हैड टू बी ट्रीटेड लीनियंटली। अभी तक क्या था, एक कॉमन प्रूडेंस पर्सन है जो दिमाग से ठीक है, उसने कोई पनिशमेंट किया, पागल ने कोई पनिशमेंट किया, उसको हम सेम पनिशमेंट देते रहते। लेकिन अब यहां पे जो लोग ऑफेंस कर रहे हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस हैं तो उनकी उस डिफॉर्मिटी को ध्यान में रखा जाता था। इस स्कूल के प्रमुख बिंदुओं पे अगर हम बात कर लें तो साइंटिफिक लाइंस बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्टेन एक्सटिंग्विश सिचुएशंस और मेंटल डिसऑर्डर, इन चीजों को हमने ध्यान रखा। मतलब कहीं ना कहीं साइंटिफिक मैटर्स आ गया कि इसके दिमाग ठीक नहीं है, इस प्रकार की चीजें हम लोग कंसीडर करने लगे। नॉर्मल कैपेसिटी टू कंट्रोल हिज कंडक्ट, किसी का दिमागी रूप से संतुलन खिसक गया है, तो ये सारी चीजें हम इस स्कूल में कंसीडर करने लगे। जस्टिफाइड मिटिगेशन ऑफ इक्वल पनिशमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया इक्वल पनिशमेंट का था, उसको मिटिगेट किया गया कि नहीं नहीं भाई, सब लोगों को इक्वल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है और जो क्राइम हुआ है उस पर भी अलग अलग पनिशमेंट्स होंगे। इस न्यू क्लासिकल ने ब्रिंग आउट किया एक डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्स्ट टाइम एंड
रिसिडिविस्ट जो बार बार ऑफेंस कर रहा है और जो फर्स्ट टाइमर है उसके बीच में इन्होंने क्या किया, एक डिस्टिंक्शन प्रोड्यूस किया कि भैया देखो जो अलग हैं, जो पहली बार आए हैं उनको अलग रखा जाए, जो बार बार करते आ रहे हैं उनको अलग किया जाए। करेक्शनल मेथड्स यूज किए जाए, जैसे पैरोल, आपने बड़ा नाम सुना होगा, प्रोबेशन, रिफॉर्मेटरीज, ओपन एयर कैंप्स। ओपन एयर कैंप्स में क्या होता था, आपको दिन भर छोड़ दिया जाता था, बाद में वापस कर लिया जाता था। रिफॉर्मेटरीज, रिफॉर्मेटरी पनिशमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो फंडा यूज किया गया। पैरोल, संजय दत्त के केस में बड़ा पैरोल पे निकलते थे, ठीक। प्रोबेशन, इन सारी चीजों को हमने जगह देना चालू किया। अब आप देख रहे हैं कि प्री क्लासिकल से हम डेवलपमेंट स्टेज की स्थिति में जा रहे हैं। अभी आप लास्ट में देखेंगे कि हम लोग किस स्थिति में एक्चुअली आज हैं। जब एक क्रिमिनल पर्सन को स्टडी करना होता है तो किन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट अप्रोच टू क्रिमिनोलॉजी एंड कंसंट्रेटेड अटेंशन ऑन द कंडीशन अंडर विच एन इंडिविजुअल कमिट्स क्राइम। यहां से वो घटना चालू हुई कि किन सर्कमस्टांसेस में कोई व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है। ये 3 स्कूल्स आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, बाकी 3 स्कूल्स 4 स्कूल्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज द पार्ट 1, बने रहिएगा। आगे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तब तक थैंक यू गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू।